सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों को ब्लैक मेल करके पैसे बटोरने वाला गिरोह सरगर्म। मुल्तान के थानों में ब्लैक मेलर्स गैंग्स के मुतासरीन सामने आना शुरू हो गए हैं। खवातीन की मदद से शहरियों पर ज्यादती और झूठे मुकदमा दर्ज कराने के वाकयात बढ़ने लगे। मुतासरीन ने मुबैना ब्लैक मेलर्स के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं माहिर इमरान जी। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में झूठे अगवा और ज्यादती के जो मुकदमात हैं वो बढ़ गए हैं और इस हवाले से जो गैंग्स हैं वो मुतहरिक हो गए हैं, जो खवातीन के जरिए सादा लोग और जो जिनके पास पैसे हैं उन लोगों पर नज़र रखते हैं और उसके बाद उनके साथ दोस्ती करके या किसी तरह उनको फंसाकर उनसे जो है वो पैसे बटोरते हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाते हैं। इस हवाले से दो मुख्तलिफ थानों के जो मुतासरीन हैं वो हमारे साथ आए हुए हैं। सबसे पहले इन बाबा जी से हम बात करेंगे। थाना मखदूम रशीद में इन पे FIR हुई, किसने FIR दर्ज कराई, किस तरह कराई, क्या कहा? मैं सर जानिया अपना मखदूम रशीद FIR दर्ज कराई, दरखास्त दी DSP साहब ने पर्चा कर और अदा ना की सी ते किवें तुहाडे नाल उन्होंने वो मेरे को गई है और रबीना बीबी का नाम है, वो दवाई के बहाने गई है मेरे को तो मुड़ के मैंने उन्हें खराब सलूक किया कि डॉक्टर मेरा अपना, मैं दंद लवाने, उन्हें कहा दंद लवाने वास्ते तुम आ जाओ, साडा अपना डॉक्टर है तो बिल्कुल सही दंद लवा देंगे। वो अगले दिन आई है, मैंने चुक के ले आई है घर आन के अंदर वड़ी बुआ बारों ताला लगा, ताला खोल के मैंने अंदर लै गया साडा गरीब खाना। उस तो बाद 3 नामलूम आदमी आ गए, उन्होंने मैंने कितने पैसों का फ्रॉड किया? 3,90,000 3,90,000 का फ्रॉड ये हकीम है इनके पास पहुंचती है और उसके बाद इनको वर्गला कर जो है इनसे पैसे बटोर लेती है और अब भी ज्यादती का जो मुकदमा है और धमकियां मिल रही हैं कि मजीद मुकदमात में मुलविस करा दूंगी। साथ एक और शख्स मौजूद हैं, कौन खातून है, किस तरह आपके? मुझे 11/6 को एक थाना पागेट से फ़ोन आया कि आपके खिलाफ एक खातून ने बयान दिया है कि आपने उसका 2.5 लाख देना था, उसको आपने 2.5 लाख देने की बजाय आपने उसके साथ जिना किया है। हमारे पास उसका रिटन स्टेटमेंट है। आप जानते हैं उस खातून? उस खातून को मैं नहीं जानता। उसने इल्ज़ाम ये लगाया कि मैं इनके पास ट्यूशन पढ़ती थी। मेरा ना कोई ट्यूशन सेंटर है, ना कभी मैंने मैथ की ट्यूशन पढ़ाई है, ना मैंने उस लड़की को कभी देखा है। नाम क्या है उस खातून का नाम है रक्षंदा सरफराज और उसने अपना एड्रेस जो रपट में लिखवाया है लोधी कॉलोनी का लिखवाया है। बिल्कुल, ये इस तरह के वाकयात बढ़ गए हैं मुल्तान शहर में, मुख्तलिफ गैंग्स मुतहरिक हैं। पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लें और इस तरह के जो गैंग्स हैं उनके खिलाफ। मुल्तान में मुख्तलिफ गैंग्स मुतहरिक हैं जो शहरियों को झूठे मुकदमात में फंसा रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, शहरियों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने वाला गिरोह सरगर्म है मुल्तान में। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है सैयद अजहर शाह बुखारी ने, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि कानून क्या कहता है ऐसे गिरोहों के बारे में, क्या सजा है? कानून में ऐसे लोगों के बारे में 182 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक दफा मुकर्रर की गई है जिसमें झूठ बोलने वालों के लिए सजाएं मुकर्रर है। वो लोग जो किसी भी पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलते हैं उनकी सजा कम से कम 6 माह और जुर्माना रखी गई है। और ऐसे लोग जो किसी पर जिना का इल्जाम लगा देते हैं और वो झूठा साबित हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए सजा कम से कम 7 साल रखी गई है झूठ बोलने वालों के लिए। और जो कोई खातून अगवा का झूठा इल्जाम लगाती है तो उसके लिए सजा कम से कम 5 साल रखी गई है। ये सजाएं इसीलिए रखी गई हैं ताकि माशरे में झूठ बोलने के रुझान की हौसला शिकनी की जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ ये रिवाज बना हुआ है और खसूसन इस जनूबी पंजाब के इलाके में कि SHO थानों के सरबराहान अपनी दीगर मसरूफियात में से ये टाइम निकाल ही नहीं पाते कि झूठ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बल्कि झूठ बोलने वालों को मुख्तलिफ सियासी अपराध की पुष्टपनाही होने की वजह से नजरअंदाज। अजहर शाह साहब, ये भी बताइए कि कानून में ऐसे क्या लूप होल्स हैं जो मुजरिम जो हैं वो ये रास्ता ढूंढते हैं कि इस तरह से शहरियों को फंसाया जाए? तो वो उसको कलम बंद करने का पाबंद है जिसको हम FIR कहते हैं। FIR इटसेल्फ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का जवाब नहीं है। हाँ, उसकी बदनामी का जवाब बन जाती है, उसको ह्यूमिलेट करने का जवाब बन जाती है, जिसके अगेंस्ट, जिसके सद्देबाब के लिए ताज़ीरात पाकिस्तान में 182 PPC मौजूद है, सेक्शन 182 के तहत। और यही बदकिस्मती है कि हम 154 की कार्रवाई में तो मसरूफ हो जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों के इल्जामात को FIR की शक्ल दे देते हैं, लेकिन उनके झूठे साबित होने पर थानेदार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते।
اور یہ ایک حکم یہ ہے اس قانون میں کہ یہ کارروائی اپلیکیبل ہی تب ہوگی، ایکٹیویٹ ہی تب ہوگی کہ جب وہاں اس کو متعلقہ ایس ایچ او ریکمینڈ کر کے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرے گا۔ اظہر شاہ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ایسی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کیا لاہ عمل بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہی لاہ عمل ہے کہ سختی سے تمام ڈی پی اوز، آر پی اوز اپنے اپنے علاقے کے ایس ایچ اوز کو پابند کریں اس بات کا کہ جیسے ہی وہ کسی ایف آئی آر کو جھوٹا قرار دیتے ہیں فوری طور پر اس کی رپورٹ مرتب کر کے مجسٹریٹ کے روبرو 182 کی کارروائی کے لیے بھجوائیں، تاکہ ان جھوٹے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو اور سفید لوگ اپنے دامن کے داغوں سے بچ سکیں۔ 5 سے 7 سال کی سزائیں رکھی گئی ہیں جھوٹ بولنے والوں کے خلاف قانون میں، اور جرمانہ بھی رکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے سید اظہر شاہ بخاری۔ ملتان میں زیادتی اور اغوا کے جھوٹے مقدمات درج کروانے والے گینگز کا انکشاف۔ آئی جی پنجاب نے آر پی او ملتان سے ان گینگز کی کارروائی کے حوالے سے مکمل انکوائری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے ملتان میں زیادتی اور اغوا کے جھوٹے مقدمات درج کروانے والے گینگز کا انکشاف ہوا ہے۔ آئی جی پنجاب نے آر پی او ملتان سے ان گینگز کی کارروائیوں کے حوالے سے مکمل انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ملتان میں زیادتی اور اغوا کے جھوٹے مقدمات درج کروانے والے گینگز کا انکشاف ہوا ہے۔ آئی جی پنجاب نے آر پی او ملتان سے ان گینگز کی کارروائی کے حوالے سے مکمل انکوائری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے سرکٹ ہاؤس ڈی جے خان میں اراکین اسمبلی، عمائدین، کارکنوں اور شہریوں کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچی زبان میں حال احوال بھی پوچھا۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے مسائل سنے، درخواستیں وصول کی اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ منتخب نمائندوں، عمائدین اور کارکنوں کی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے افسروں کی تعیناتی پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مبارکباد۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختص فنڈز کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ ہماری حکومت جنوبی پنجاب کے فنڈز وہاں کے عوام پر ہی خرچ کرے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے سرکٹ ہاؤس ڈی جی خان میں اراکین اسمبلی، عمائدین، کارکنوں اور شہریوں کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچی زبان میں حال احوال پوچھا۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے مسائل سنے، درخواستیں وصول کی اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ منتخب نمائندوں، عمائدین اور کارکنوں کی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے افسران کی تعیناتی پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مبارکباد۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختص فنڈز کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ ہماری حکومت جنوبی پنجاب کے فنڈز وہاں کے عوام پر ہی خرچ کرے گی۔ آپ کو بتائیں مسلم لیگ نواز ملتان شہر اور ضلع کی تنظیم 9 کا معاملہ۔ مسلم لیگ نواز کے عہدیداروں اور سابق اراکین اسمبلی میں دھڑے بندی کھل کر سامنے آ گئی۔ مسلم لیگ نواز ملتان شہر کی تنظیم کے لیے 4 دھڑے من پسند عہدے لینا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ کی تنظیم 9 پر مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف نے آج لاہور میں اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے مسلم لیگ نواز ملتان شہر اور ضلع کی تنظیم 9 کا یہ معاملہ ہے، جس پر مسلم لیگ نواز کے عہدیداروں اور سابق اراکین اسمبلی میں دھڑے بندی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ مسلم لیگ نواز ملتان شہر کی تنظیم کے لیے 4 دھڑے من پسند عہدے لینا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ کی تنظیم 9 پر مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف نے آج لاہور میں اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے۔ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز ملتان شہر اور ضلع کی تنظیم 9 کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نواز کے عہدیداروں اور سابق اراکین اسمبلی میں دھڑے بندی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ مسلم لیگ نواز ملتان شہر کی تنظیم کے لیے 4 دھڑے من پسند عہدے لینا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بہاولپور سمیت پنجاب بھر کی فلور ملز کا حکومت نے گندم فراہمی کا کوٹا 60% تک کم کر دیا۔ کوٹا کم ہونے سے صوبے بھر میں آٹے کی قلت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس پر فلور ملز ایسوسی ایشن نے حکومت سے گندم کا کوٹا گزشتہ سال کے برابر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف طیب صاحب۔ جی بالکل ایک آٹے کا بحران ہے، لیکن شاید آٹے کا بحران نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ بہاولپور کے اگر ہم فلور ملز کی بات کرتے ہیں تو بہاولپور کی فلور ملز کے پاس صرف 2 گھنٹے کا آٹا آتا ہے، جس کو اپنی ایک شفٹ میں بھی مکمل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ایسے سینکڑوں افراد جو کہ ان فلور ملز میں اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں
उनका रोज़गार ख़तरे में पड़ गया है और साथ ही साथ जो शहर में जो एक आटे की जो सप्लाई है वो भी कुछ हद तक मुतासर हो जाती है कभी कभार। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि भावलपुर शहर में आटे की किसी किस्म की किल्लत नहीं है, लेकिन फ्लोर मिल मालकान आज भी परेशान दिखाई देते हैं हुकूमती पॉलिसियों के बायस। इस वक्त मेंबर एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अच्छा उस्मान साहब, बताइएगा आखिर क्या मामला आ रहे हैं, हुकूमत के साथ आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी तक हल क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुजारिश इसमें यह है जी कि पिछले साल हमारे पास 3 मिलियन मैट्रिक टन का स्टॉक मौजूद था पंजाब की फ्लो मिलों के पास। इस साल जैसा कि आपको पता है कि फ्लो मिलों को गंदम खरीदने नहीं दी गवर्नमेंट ने, और सारी गंदम जो है गवर्नमेंट ने खुद खरीद की है और घरों से जाके उठाई है, जबकि पॉलिसी ये थी गवर्नमेंट की कि 25 मन जो गंदम है उससे ज़्यादा किसी ने भी गंदम रखी तो उठा ली जाएगी, और कॉन्फिस्केट हुई है जगह जगह, आपने देखा होगा। अब इस साल हो ये रहा है कि फ्लो मिलों को गंदम जो दी जा रही है पिछले साल की निस्बत से बहुत कम है, यानी आधी है। यानी बहावलपुर को अगर आप ले लें तो 3950 बोरी बहावलपुर में दी जा रही है, जिसका तकरीबन 12 दाथे आटा बनता है। और उसके साथ साथ हमारी जो फ्लो मिलें हैं, जो कि 37 फ्लो मिलें फाल थी, उनमें से 29 फ्लो मिलें पहले की, फिर 2 मिलें और बढ़ा के 31 फ्लो मिलों को उन्होंने चलाया। तो मैं ये समझता हूं कि हम सबसे पहले तो कोटे को बढ़ना चाहिए, ये कोटा बहुत कम है, और 2 घंटे चलने की वजह से मिलें हमारी मिलों की जहां पे 16-16 घंटे की शिफ्टें थी, वो हमें लेबर को फारिग करना पड़ रहा है, और हमारे लिए बहुत परेशानियां पैदा हो रही हैं, और हम यहां से लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं। अब ऑन दी अदर हैंड हम जाते हैं ओपन मार्केट की तरफ, तो ओपन मार्केट में गंदम का रेट आज 1950 रुपए है। तो 1950 रुपए अगर हम लेके फाइन आटा जो होटल्स में या दूसरी जगह महंगा बिकता है, तो अगर हम वो लेके देते हैं तो उसकी वजह से एक आम फहम बात आती है कि जी आटा महंगा हो रहा है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, जो गवर्नमेंट जितना हमें आटा प्रोवाइड कर रही है, जितनी वीट हमें प्रोवाइड कर रही है, जैसे 150 से 250 बोरी, किसी मिलों को 125 बोरी एज पर बॉडी इक्वल बेसिस पे प्रोवाइड कर रही है, उसका आटा बना के शहर में हमने 860 में रिटेल में अवेलेबल किया हुआ है। गंदम फराहमी का कोटा 60% तक कम कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स का हुकूमत ने गंदम फराहमी का कोटा 60% तक कम कर दिया है। कोटा कम होने से सुबह भर में आटे की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है। मुजफ्फरगढ़ शहर में ताजरों की जानिब से चीनी की सप्लाई बंद होने से चीनी नायाब हो गई। शहरी चीनी के हुसूल के लिए परेशान हैं। कहते हैं कि चंद दुकानों पर चीनी मिल रही है और वो भी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। ऐसे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर डोगर। आमिर बताएगा उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना है। मुजफ्फरगढ़ शहर की हदूद में चीनी जो है वो नायाब हो गई है और शहर भर में चीनी का स्टॉक जो है वो खत्म हो गया और चीनी जो है वो नहीं मिल रही। यूटिलिटी स्टोर पर तो चीनी अवेलेबल है, मगर वहाँ पर भी शहरियों को लंबी लाइनों में लगकर चीनी जो है वो लेना पड़ती है। दूसरी जानिब जो यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ के शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि मार्केट में चीनी जो है नहीं मिल रही। अगर चीनी किसी शॉप पर अवेलेबल है तो 90 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जा रही है। ताजरों की जानिब से चीनी की सप्लाई जो बंद करने का ऐलान किया गया था। इस पर शहरी जो है खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने दिनों से चीनी जो है वो नहीं मिल रही? 3 दिन हो गए हैं मुझे मुसलसल मार्केट का चक्कर लगाते हुए। चीनी मुजफ्फरगढ़ पूरे शहर की हदूद में दस्तियाब नहीं है, चाहे किनवान चौक हो जाए, सराफा बाजार हो जाए, जिग्नेश्वर नहर हो जाए। जहाँ पर चीनी मिल रही है तो वो दुकानदार कहते हैं जी 90 रुपये किलो से नीचे नहीं दी जाएगी। हमारी हुकूमत से गुजारिश ये है कि खुदारा चीनी के स्टॉक को बढ़ाया जाए और 70 रुपए किलो में फरोख्त करवाई जाए। शहरी जो है वो खास से परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुक करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नदीम मुगल से। नदीम बताएगा। खानेवाल और गिरतनवा की बात की जाए तो कभी हमें मार्केट से आटा गायब होता दिखाई देता है तो कभी चीनी जो है वो मार्केट से गायब हो जाती है। अब आजकल की सूरत हाल की बात की है तो चीनी जो है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है, और अगर चीनी कहीं मिल भी रही है तो शहरियों का कहना यह है कि 85 से 90 रुपए किलो है और वो भी बड़ी कम मिकदार में देते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं जहां पर चीनी जो है वो दस्तयाब ही नहीं है। मजीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो खरीदारी के लिए, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, चीनी के हवाले से बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी क्या सूरत हाल है और मार्केट में क्या? भाई मार्केट में 80 रुपये मिल रही है, जबकि दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमें 80 रुपये लेके 70 रुपये हम कैसे बेचें। और यूटिलिटी स्टोर पे 67 रुपये रेट है और आज 4-5 दिन चीनी नहीं आती और अभी भी चीनी गायब है, यूटिलिटी स्टोर पे है ही नहीं है। जब उनसे दुकानदार से हमने पूछा भजन चीनी कब मिलेगी, उन्होंने कहा कि पीर वाले दिन हमें चीनी आपको मुहैया की जाएगी। तो ये तब्दीली हुकूमत हमें तो रास नहीं आ रही। जी तब्दीली हुकूमत हमें रास नहीं आ रही है। खानेवाल से नदीम मुगल आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा के हवाले से ईद उल अजहा की आमद में चंद रोज बाकी हैं। मुल्तान की बकरा मंडी में चंदा नामी बकरे की धूम है। 2 मन वजन
जबकि खुराक 2 किलो दूध, बादाम, काजू शामिल है। मालिक ने बकरे की कीमत 65,000 रुपए मुकर्रर की है। इससे फिर मज़ीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। ऐसे में मवेशी मंडी में बड़े खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं, बकरे भी हैं, बैड़े भी हैं। और इस वक्त जो है मुल्तान की मवेशी मंडी में चंदा नामी जो बकरा है उसकी धूम दिखाई देती है। ये जो बकरा है तकरीबन इसका रोजाना का खर्चा बताया जाए तो मालिक के मुताबिक 500 रुपए इसका खर्चा है। 2 किलो ये दूध पीता है। इसके साथ साथ जो दीगर चीजें हैं इसको खिलाई जाती है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये वो बकरा है। इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं, जो तमाम लोगों की जो है निगाह का मरकज बना हुआ है। मालिक को इसके खरीदार का इंतजार है कि कौन इसका पैसे जो है भरेगा। हम इनसे मालिक से पूछते हैं, बताइएगा, बड़ा खूबसूरत बकरा है, सींग भी बड़े प्यारे हैं, इसका रेट क्या है और इसकी परवरिश कैसे की है? ये भाईजान छोटा सा बच्चा था, इसको हमने पाला यानी कि बड़े शौकों से, तो दूध से यानी कि पला हुआ ये। तो अब इंतजार है कोई नसीबा वाला इसको ले जाएगा, जो ले जाएगा नसीबा वाला ही आएगा जो उसको लेके जाएगा। बगैर मूल भी नहीं कर रहे, 65,000 मूल कर रहे हैं। अगर खर्चा लाएं तो साल में देख लो 500 से 15,000 रुपये महीना बनता है, तो वो तो खर्चा भी नहीं निकलता। फिर भी हमने 65,000 मूल करा इसके। जी बिल्कुल, देखें मालिक को इसके खरीदार का इंतजार है। मालिक का कहना है कि सिर्फ 65,000 रुपये अदा करें और ये खूबसूरत बकरा अपने घर ले जाएं और इसे ईद कुर्बान पर कुर्बान करें। यहाँ पर जो है मंडियां सज चुकी हैं। मुल्तान में बड़े खूबसूरत जानवर हैं, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, अब जो है मुल्तान की मवेशी मंडी में चंदा नामी बकरे की धूम मची हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। जबकि दूसरी जानिब मुल्तान में चारे की दुकानों पर भी शहरियों का रश लग गया है। अपडेट करेंगे इसी हवाले से लिशबाज से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान आने में रह गए हैं कुछ ही दिन बाकी, इसलिए शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के साथ साथ जिन लोगों ने जानवर ले लिए हैं चारा भी खरीदना शुरू कर दिया है और चारे की दुकानों पर भी रश लग गया है। बकरे और जो दूसरे जानवर हैं उनके लिए मुख्तलिफ चारा है दुकान पर। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो चारा खरीदने के लिए आए हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। बकरे के लिए रोजाना इसी टाइम ले जाते हैं जी, आगे रोज ताज़ा लेके जाते हैं? ताज़ा लेके रात को छिलका वगैरह वो डाल। माशाल्लाह ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। कुर्बानी का माशाल्लाह, कुर्बानी की चीज़ तो आपको पता ही है, फिर कुर्बानी की चीज़ है जी बिल्कुल। यहाँ पे जो शहरी हैं चारे की दुकानों पर रश लग गया है। अलिशबाज सिर्फ आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से जिला भर में 13 मवेशी मंडियां फाल कर दी गई हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। बिल्कुल, जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से जो शहर और दीगर इलाकों में 13 आरजी मवेशी मंडियां जो वो कायम की जानी थी, उसका बाकायदा तौर पर आज से आगाज जो वो कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ कैटल मार्केट में इस वक्त थर्मल रोड पर हम मौजूद हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो मवेशी मंडियों के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। बाकायदा तौर पर यहाँ पर टेंट भी लगा दिए गए हैं और लाइव स्टॉक का अमला भी जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की जानिब से यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम जो है जारी हैं। बताया ये जा रहा है कि कल मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर व्यापारी हजरात जो थे वो तशरीफ नहीं ला सके, मगर आज शाम से या कल सुबह से ये जानवर लाने का यहाँ पर सिलसिला जो वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उनको बाकायदा तौर पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मुकम्मल SOPs के तहत यहाँ पर जानवर लाए जाएंगे और खरीद और फरोख्त का जो सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। पायलट्स के लाइसेंस के तनाज़े पर हुकूमत के गैर संजीदा बयानात पर लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना ने वफाकी वजीर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं हुकूमत वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मलबा साबका हुकूमतों और सोशल मीडिया पर डाल रही है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जुनेद अनवर जी। जुनेद, जी बिल्कुल, वफाकी वजीर की जानिब से पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं, जो PIA के पायलट्स हैं, उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए और उसके बाद जो है दोबारा अब जो है सोशल मीडिया और साबका हुकूमतों पर बात की जा रही है कि उनकी जानिब से जो है वो ये सब कुछ वैसा मकसद। आसिफ रफीक रजवाना लीगी रहनुमा मौजूद, उनसे बात भी करेंगे। आसिफ साहब, कैसे देखते हैं कि वफाकी वजीर की जानिब से पाकिस्तानी पायलट्स की जो है वो डिग्रियों की बात की गई और पूरी दुनिया में जगहसाई हुई, अब वो अपोजिशन और सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये जो हादसा हुआ है इसमें जब तफ्तीश भी हो रही थी तो उसमें यही मकसद था, वफाकी वजीर को चाहिए था कि बताता कि हादसा क्यों हुआ, ये कीमती जानों का नुकसान क्यों हुआ, वजह इसके कि ये डिग्रियों का मामला पता नहीं कहाँ से ले आए। इसमें पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई और पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप कह रहे हैं,
जिम्मेदारी होती है आप पे। तो और उसमें भी क्या हुआ कि 95% डिग्रियां कहा गया कि ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि सारे ही जो है ना फेक हैं, और जो पायलट्स जो बेचारे उसमें शहीद हो गए उनकी डिग्रियां भी सही करार दी गई। तो ये तो आपने ये किया कि अब पूरे मुल्क में भी ग्राउंड है, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे पूरी दुनिया में मजाक उड़ा और हमारे जहाज ग्राउंड भी हो गए और जगह सही हुई। अब देखें ओमान ने भी, कतर ने भी कहा कि अपने डिग्रीज वेरीफाई कराएं। हमारे सिविल एविएशन ने उनकी डिग्रियां तकरीबन सारी डिक्लेयर की हैं कि वैलिड हैं। वफाकी वजीर साहब की अपनी डिग्री का नहीं पता। तो बात यह है कि इस तरह से करना और फिर ये तहमत लगा देना कि पिछली हुकूमतों का है या किसी और तरफ ले जाना। पहले आपने तैयारे हादसे को कवर करते हुए उसकी तफ्तीश को सही तरह नहीं किया, आपने उसको दूसरी तरफ डिग्रियों पर डाल दिया, आप दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें इमरान खान की तरह ही उनके वज़रा भी वैसे ही कर रहे हैं। हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है, वज़रा भी, इनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। जहां साहब क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं इस मामले को कि वफाकी वजीर की जानिब से जो फिर अब दोबारा से सोशल मीडिया और साबका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? देखें जी, ये सरासर वजीर हवाबाजी की नाअहली साबित हो रही है कि सिविल एविएशन का महकमा भी वजीर के अंडर आता है। तो इनको चाहिए था कि ये अपने तौर पे अंदर ही अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते, और अगर ये इस तरह करते, अपने प्रोसीजर्स फॉलो करते, तो ना ही मुल्क की बदनामी होती, ना ही इनकी अपनी नाअहलियत खुल के सामने आती। इन्होंने ना सिर्फ मुल्क को बदनाम किया है, इस हुकूमत को भी इन्होंने ख़राब किया है और वाज़ेह कर दिया है अपने पाकिस्तानी अवाम पे कि इनके पास सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क को अच्छी तरह आगे ले जा सकें। जी बिल्कुल, जो लीगी रहनुमा की जानिब से वफाकी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया है। जुनैद अमजद, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कदीम शहर मुल्तान में भी अब बनेगा म्यूजियम। एसडीओ आसार कदीमा गुलाम मोहम्मद का कहना है कि सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से आइंदा माली साल में मुल्तान शहर में म्यूजियम बनाने की स्कीम पेश की जाएगी। म्यूजियम बनाने के लिए जगह भी तजवीज की जा चुकी है। अपडेट कर रही है सुहेरा तारे। बिल्कुल, तारीखी एतबार से खास अहमियत के हामिल शहर मुल्तान में भी अब बनेगा म्यूजियम। जब से मुल्तान शहर जो है वो आबाद है, उसके बाद से लेके अब तक शहर में म्यूजियम मौजूद नहीं था, लेकिन अब सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि आइंदा माली साल के बजट में मुल्तान शहर में म्यूजियम बनाने की तजवीज़ जो है वो पेश की जाएगी, जिसके लिए जगह जो है वो भी उसकी भी तजवीज़ पेश की जा चुकी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एसडीओ हैं गुलाम मोहम्मद साहब, इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि अब तक मुल्तान शहर में म्यूजियम नहीं है, क्या वजह थी? असल मुल्तान में जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, वो 1985 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, और उस वक्त से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जगह, सूटेबल जगह मिले जहाँ पे हम म्यूजियम बना सकें। तो 2007-8 में फिर हमें घंटा घर में म्यूजियम बनाने के लिए कहा गया, तो उस पर हमने काम भी शुरू किया, लेकिन किसी वजह से वहाँ पे उसकी जो चारदीवारी थी उसको डिमॉलिश कर दिया गया, जिसके बाद हमारे सीनियर ऑफिसर ने इसको म्यूजियम के लिए गैर मौजूद करार दे दिया। अब मेरे ऑफिस के साथ ही ये घंटा घर जो है मेरा ऑफिस, जहाँ पानी वाली टैंकी के साथ एक 6 कनाल जगह पड़ी है जो औकाफ डिपार्टमेंट ने लीज पे ली हुई है गवर्नमेंट की। तो मैंने वो जगह प्रपोज करके भेजी है कि अगर यहाँ पे म्यूजियम बन जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, शहर के अंदर है। और इसके लिए फिर हमारी एक वेबिनार हुआ है जिसमें जहाँ मुल्तान से भी क्वेश्चन किए गए हैं कि मुल्तान में म्यूजियम होना चाहिए। तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि अगर वो जगह सूटेबल है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है तो इंशाल्लाह अगले माली साल में हम इस स्कीम को, मुल्तान म्यूजियम की स्कीम को अगले माली साल में शामिल कर लेंगे। मुल्तान में म्यूजियम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर के तारीखी म्यूजियम में गुज़िश्ता 14 साल से जेर तामीर सादिक मेमोरियल हॉल और आर्ट गैलरी फंड्स की कमी की वजह से ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। बहावलपुर से अपडेट करेंगे अतला शारी। ऐसे जी, बहावलपुर के तारीखी म्यूजियम के लिए जो एक सादिक मेमोरियल हॉल और नई लाइब्रेरी, नई गैलरी के लिए जो मंसूबा शुरू हुआ था 2006 में, 14 साल मुकम्मल हो गए हैं, अभी तक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। 2006 में इसका 70 मिलियन का तखमीना लगाया गया था, जिसमें कुछ पैसे दिए गए थे और इसका काम शुरू हुआ। उसके बाद जी अब इनकी जो इन्होंने मांगा था कुल लागत इनकी तकरीबन 40 मिलियन जो है वो मांगे गए थे इसकी तकमील के लिए। और 2019-20 में जो फंड्स जारी हुए वो 26 मिलियन सिविल वर्क के लिए और 16 मिलियन रेवेन्यू की मद में जारी हुए।
और फिर 2019-20 के दौरान जो पैसे वापस लिए गए हैं, सरेंडर किए गए हैं, उसमें 10 मिलियन सिविल वर्क और रेवेन्यू की मद में 16 मिलियन यानी 26 बिलियन रुपए वापस लिए गए। काम शुरू हुआ, काम फिर दोबारा से बंद हो गया। अभी भी टाइल वर्क कुछ हुआ है, कुछ फिर रुक गया है, ठेकेदार जो हैं वो चले गए हैं। और इसी तरह अगर हम जून 2020 तक अगर हम फंड्स के इस्तेमाल की बात करें तो अभी तक जो है वो ना फंड्स ना होने की वजह से काम जो है वो नहीं हो सका। जो हो रहा था कई माह पहले वो भी रुक गया है और उसका काम अभी तक नहीं हो सका। इस वक्त जो दोबारा से वो भेजे गए हैं कि जी स्कीम की तकमील के 14 साल से म्यूजियम की तामीर इल्तवा का शिकार है। थलाशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां फैक्ट्री मालिकान को मार्बल की किल्लत का सामना है। मालिकान कहते हैं कि पहाड़ों पर लेबर काम नहीं कर रही और आगे फैक्ट्रियों को मार्बल नहीं मिल रहा। इसी पर उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा। जी, शहर मुल्तान में मार्बल का बुहरान सर उठाने लगा है। वजूहात क्या हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मार्बल फैक्ट्री के मालिक और सदर हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या मामला है। मुझे बताइएगा क्या मामला है, क्यों आपके पास ये जो मार्बल है शॉर्ट हो रहा है? एक तो मुल्की हालात कोरोना की वजह से खराब हुए, उसके बाद हमारी मार्बल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर जो है ना बुहरान का शिकार हो चुकी है। पीछे पहाड़ों पर से माल सप्लाई जो है वो बहुत कम आने लगी है। आगे जिनके पास ये माल जहाँ पर वो कटता है और हमारे पास आता है वहाँ पर भी मशीनें बंद हैं, क्योंकि कराची से आता है ज़्यादातर, कुसदार से आता है, पेशावर से आता है और नार्दर्न इलाकों से आता है। वहाँ पर मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और उस चीज़ की वजह और हम बुहरान में चले गए हैं। ना हमारे खर्चे पूरे हो सकते हैं, हमारे लेबर के लिए बहुत मुसीबत पड़ चुकी है इस वक्त जो है। पहाड़ों पर काम क्यों नहीं हो रहा? पहाड़ों पर वो जो लेबर है वो पहाड़ों पर ऊपर चढ़ नहीं रही है, जिसकी वजह से कि वहाँ पर हालात इस तरह के हुए हैं। लेबर जो है वो बाहर से आती है, जो इनको मखसूस इनकी एक लेबर होती है, कोई आम लेबर नहीं होती जो ब्लास्टिंग करती है, जो करती है वो पहाड़ों पर नहीं जा रही कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से हम इंतहाई मुश्किल में हैं और ये इंडस्ट्री जो है बुहरान का शिकार हो चुकी है। इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताया रहीम खान के शेख ज़ैद अस्पताल में न्यूरो सर्जरी और ऑर्थो सर्जरी के लिए जदीद सीआर मशीन पहुंच गई। जदीद सीआर मशीन की मदद से ऑपरेशन करने में मदद के साथ साथ 3.5 लाख इमेज महफूज करके तलबा को सिखाने में मदद मिलेगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। खान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से जदीद मशीनरी आ रही है। सियाम मशीन भी आई है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर में किया जाएगा और 3 वेंटिलेटर भी आए हैं। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सियाम मशीन बेसिकली करती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाम मशीन जो है ऑपरेशन के दौरान हम जो है ना जो इम्प्लांट्स लगाते हैं, मेटेलिक इम्प्लांट्स, पेच हैं, प्लेट्स हैं, ये ऑर्थोपेडिक्स में और न्यूरोसर्जरी में बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है। तो उसके अलावा जो है हड्डियों का लेवल चेक करने के लिए ऑपरेशन के दौरान, इवन डिस्क सर्जरी में जो टेक्निकी एतबार से ये ऑपरेशन को बहुत आसान बना देती है और उसमें गलती का इम्कान कम हो जाता है। यानी आपने जिस जगह ऑपरेशन करना है उस जगह का आपको बिल्कुल सही पॉइंट पे ये आपको गाइड कर देती है। तो इस तरह की जो सहूलत है ये सीआर मशीन पहुंच गई है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर साउथ पंजाब वर्कर्स फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स यूनियंस दिलावर अब्बास दीगर फेडरेशन के अहदेदारान के हमरा प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। लाखों मेहनत कश इस प्रोग्राम से फायदा नहीं उठा सके क्योंकि मेहनत कश तबका की लाइलमी की वजह से ये एहसास प्रोग्राम मौसर प्रोग्राम का किरदार अदा न कर सका और दूसरा हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की लेबर फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है। मजदूरों की बहाली के लिए हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम नहीं, जिस वजह से मेहनत कश तबका बहुत से माली और मौशी मसाइल से दोचार हो चुका है। हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत मेहनत कश तबका को रजिस्टर करे ताकि मेहनत कश तबका की माली इमदाद की जा सके। नंबर 3, हुकूमत की बनाई गई हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी किसी इदारे में नजर नहीं आती। रोज फैक्ट्रियों और कारखानों में हादसात में इजाफा हो रहा है। हादसे का शिकार मेहनत कश को मुआवजा भी नहीं मिल रहा और कोरोना की वजह से जारी करदा SOPs पर भी इन इदारों में अमल दरामद नहीं हो रहा।
नंबर 4, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में काफी अरसा से मेहनतकश तबका के ताब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान से मुल्तान में टैक्स बार के वफ्द की मुलाकात हुई है। न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में टैक्स बार के वकला के लिए जगह रखी जाएगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की यकीन दहानी। मुल्तान टैक्स बार से सदर राना अरशद बशीर के क़यादत में वफ्द में बशीर अहमद अंसारी, अब्दुल सत्तार न्याज अहमद रेहान, अहमद सईद, जुनेद मुमताज शाह समेत दीगर मुलाकात करने वालों में शामिल थे। आपको खबर दे रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान से मुलाकात में टैक्स बार के वक्त की मुलाकात। नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में टैक्स बार के वकला के लिए जगह रखी जाएगी। आपको बताएं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आज मुल्तान पहुंचेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान मुल्तान में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान से भी मुलाकात करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान कैंप ऑफिस का भी दौरा करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आज मुल्तान पहुंचेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान मुल्तान में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान से भी मुलाकात करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान कैंप ऑफिस का भी दौरा करेंगे। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। शहर के 4 बड़े सरकारी स्कूलों में ताहाल प्रिंसिपल्स की तैनाती ना हो सकी। 4 बड़े सरकारी स्कूल में से 3 स्कूल गर्ल्स के हैं। आपको बता रहे हैं, 4 बड़े शहर के सरकारी स्कूलों में ताहाल प्रिंसिपल्स की तैनाती ना हो सकी। 4 बड़े सरकारी स्कूलों में से 3 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स अभी तक ना तैनात किए जा सके। शहर के 4 बड़े सरकारी स्कूलों में ताहाल प्रिंसिपल की तैनाती ना हो सकी। 4 बड़े सरकारी स्कूलों में से 3 स्कूल्स गर्ल्स के हैं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, शहर के 4 बड़े सरकारी स्कूलों में ताहाल प्रिंसिपल्स की तैनाती ना हो सकी। 4 बड़े सरकारी स्कूलों में से 3 स्कूल्स गर्ल्स के हैं। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल गुलगश्त, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चाबुड़वाला, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पीरा गायब और मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल में प्रिंसिपल मौजूद नहीं हैं। 2 स्कूलों में पोस्टिंग के ऑर्डर्स जारी हो गए, जबकि 2 में अब तक नहीं हुए। मियांवाली पीएमयू ने स्कूलों को इजाफी किताबों की फराहमी के लिए वेयर हाउस से किताबों की हिदायत कर दी है। तमाम स्कूल्स अथॉरिटीज को किताबों की फराहमी के लिए अज्जा में मौजूद वेयर हाउस से राबिता करने की हिदायत जारी कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से खबर शामिल करेंगे मियांवाली से। मियांवाली पीएमयू ने स्कूलों को इजाफी किताबों की फराहमी के लिए वेयर हाउस से किताबों की हिदायत कर दी है। तमाम स्कूल्स अथॉरिटीज को किताबों की फराहमी के लिए इजला में मौजूद वेयर हाउस से राब्ता करने की हिदायत। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को इजाफी किताबों की फराहमी के लिए मरासला जारी। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस का एलपीजी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। मुजफ्फराबाद से एलपीजी की गैर कानूनी फिलिंग में मुलव्विस फैसल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कंप्रेसर और दीगर सामान कब्जे में भी ले लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस का एलपीजी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। मुजफ्फराबाद से एलपीजी की गैर कानूनी फिलिंग में मुलव्विस फैसल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कंप्रेसर और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया गया। खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस का एलपीजी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। इससे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। अमीन बताएगा। दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें पॉलिसी करवाने के लिए तमाम इदारे सरगर्म है। इसमें जो है आरटीए के तहत आज जो है डिस्ट्रिक्ट व्हीकल एग्जामिनर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी लगा रहे हैं और न सिर्फ हुकूमत पंजाब की पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए सख्ती कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ रूट परमिट और गाड़ियों के जो दीगर कागजात हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं। उनसे बात करें, सर बताइएगा, एक तो आप हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी की पर अमल दरामद करने के लिए कोशिश हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट की चेक कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितने भी गवर्नमेंट ने हमें हदायत दी हैं, खासकर
जो मास्क के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से उस पर हम बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगा के गाड़ियों को चेक करते हैं। जिन सवारियों ने या ड्राइवर हज़रात ने मास्क नहीं पहने होते उन गाड़ियों का चालान किया जाता है, या जिन गाड़ियों के पास रूट परमिट नहीं है, फिटनेस एक्सपायर है या लाइसेंस वैलिड नहीं है, उनका भी चालान किया जाता है। और कोशिश कर रहे हैं कि जितने अड्डों पे जाके भी, लारी अड्डों पे भी, जनरल बस स्टैंड पे भी और डी क्लास स्टैंड पे भी जाके एसओपी पे अमल दरामद कराते हैं। और मेरी जो गुजारिश है तमाम जनरल बस स्टैंड मालकान से और डी क्लास मालकान से कि वो अपने अड्डों पे लाजमी इस चीज़ को इंश्योर करें कि सैनिटाइज़र और मास्क के बगैर सवारी जो है ना वो इंटर ना हो। और कर भी रहे हैं और हो भी रहा है, लेकिन बात कुछ हो जाता है बीच में सवारी कहते हैं कि मेरे पास पड़ा है लेकिन पहनते नहीं है, फिर हमें देखो पर अमल दरामद करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। निश्तर अस्पताल में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों का सिलसिला जारी। मजीद 18 मरीज सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। निश्तर अस्पताल में सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 348 हो गई है। खबर यह है कि निश्तर अस्पताल में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों का सिलसिला जारी है। मजीद 18 मरीज सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। आपको बताएं, गर्मी के बायस जहां बड़े अफराद मुतासिर हो रहे हैं, वहीं छोटे बच्चे भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतल्ला शारी। अतर बताएगा कौन सी बीमारियां लाहक हो रही हैं। बात करें बच्चों में गैस्ट्रो और डायरिया के हवाले से, तो इस वक्त भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के शोबा इमरजेंसी में क्या सूरत हाल है और क्यों रहा है बच्चों को गैस्ट्रो और डायरिया, इसी के ऊपर डॉक्टर तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सिर्फ फरमाइएगा क्या सिचुएशन चल रही है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। डायरिया के पेशेंट जो मोशन के होते हैं वो गर्मियों में इसकी तादाद बढ़ जाती है। इसकी जो मेन वजह है वो सैनिटेशन का ना होना है, यानी कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते लोग। इसके लिए एडवाइस ये है कि हाथ धोएं प्रॉपर और साबुन से हाथ धोएं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं, और वॉशरूम जाते वक्त भी हाथ धोएं, वॉशरूम से वापस आते वक्त भी। और खाना जो हो वो पका हुआ हो, फुल पका हुआ हो, क्योंकि जरासीम उसमें मर जाते हैं। और स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक तो वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, हर जगह ही हाथ मिट्टी में उसके लगे होते हैं और वो डेफिकेशन भी कर जाते हैं, तो वो हाथ नहीं धोते, उसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी जो मेन वजह है वो है जो हमें वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, ये भी बड़ा मेन मसला है, तो इसके लिए प्रॉपर हैंड वॉश एंड पानी के इस्तेमाल बच्चों के हवाले से बीमार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया तला शारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। रहीमरा खान में प्लांट्स फॉर पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम जारी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। फॉर पाकिस्तान, इसके तहत डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सब्जाजार में आज डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और एमपी आसफ मजीद ने पौधे लगाए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये बड़ा अहम मौका है क्योंकि प्लांट फॉर पाकिस्तान इसकी बड़ी ज़रूरत है और रहीमिया खान में इससे के मुख्तलिफ कैंपेन चल चुके हैं, फिर दोबारा इसका आगाज़ किया जा रहा है, तो कितने पौधे लगाए जाएंगे, इनकी आबियारी कैसे की जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन भी था, उनकी ये प्रेफरेंस भी थी, और बिलियन ट्री सुनामी जो है वो पिछले टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट से केपीके से ये शुरू की गई थी कैंपेन, और उसको उसी तरह उसी वलवले से लेके अभी चला जा रहा है। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस्लामाबाद में एक पौधे लगा के इसका इफ्तिताह कर रहे हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान ये इफ्तिताह हो रहा है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जी पिछली दफ़ा जो लास्ट कैंपेन थी उसमें मोर देन 30,000 पौधे जो थे वो इन वन गो लगाए गए थे। तो इस दफ़ा भी हम उम्मीद करें कि हम इंशाअल्लाह टारगेट उससे भी एक्सीड करेंगे। और मेरी पब्लिक से ये इल्तमास होगा कि नॉट ओनली जो सरकारी पौधे लग रहे हैं, प्राइवेटली भी वो अपने अपने घरों में, अपने प्लॉट्स में, अपने ग्राउंड्स में खुद से भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बने और प्लांट फॉर पाकिस्तान करें। बिल्कुल, प्लांट फॉर पाकिस्तान है। आसम जी साहब, रहीमिया खान शहरी आबादी पर मुश्तमिल और आपका भी यही हल्का है और यहाँ पर कभी सरसब्जा होता था मगर अब नहीं है, तो अवाम को किस तरह मोटिवेट करेंगे खुद अवाम इस मुहिम में शामिल हो सके? आसम भाई, पिछले 10 साल में बदकिस्मती से पौधों पर तवज्जो नहीं दी गई। आपने देखा है कि हरा भरा शहर था और किस तरह इसको उखाड़ा गया है, और नए पौधे लगाने की बजाय पुराने पौधे जो है ना वो बेच दिए गए, उखाड़ दिए गए या तवज्जो ना दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह खान, जैसे डीसी साहब ने कहा, इमरान खान का एक विजन है, पीएम साहब इस पे
آپ نے دیکھا کہ KPK کے گورنمنٹ سے پچھلے جب دوار میں تھی وہاں انہوں نے 1 بلین ٹری کا نعرہ لگایا اور الحمدللہ کر کے بھی دکھایا. پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ کلین اور گرین پاکستان ہی اس پاکستان کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم سب مل کے کام کریں گے تو اس آئندہ آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی اور اچھا پاکستان بنے گا. شجرکاری مہم جاری ہے. بیورو چیف عاصم صدیق بہت شکریہ, آپ تفصیلات بتا رہے تھے. رخ کریں گے بہاولپور کا, جہاں چوک اعظم پر پلانٹ فار پاکستان کی جانب سے موسم گرما کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے, جس میں کمشنر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. بہاولپور میں چوک اعظم پر پلانٹ فار پاکستان کی جانب سے موسم گرما کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, لیا کے شہر جمن شاہ کے رہائشی پاک فوج کے جوان محمد عدنان شہید کی آج 6ٹی برسی منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد سرفراز. ملک اور قوم کی خاطر جان قربان کرنے والے جہاں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں, وہیں ان کی برسی کے موقع پر خصوصی دعائے تقریب کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اور پاک فوج اور ان کی شہادت کو جو ہے سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی ترقی اور ملک کی حفاظت کے لیے مزید دعائیں بھی کی جاتی ہیں. میں موجود ہوں لیا کے علاقے جمن شاہ کے گھر کے اندر, جہاں پر پاک فوج کے جوان محمد عدنان جو ہے 2014 کو 17 جولائی کو شہید ہوا. آج اس کی 6ٹی برسی منائی جا رہی ہے. اس وجہ سے ان کے گھر کے اندر دعائیں تقریبات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ, ان کے بھائی جو ہے اپنے بھائی کی شہادت پر, ان بیٹے کی شہادت پر فخر کرتے بھی نظر آتے ہیں. ان کی والدہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. اما دسو کتنا فخر ہے تو بیٹے کی شہادت ہے؟ میں کو بہت فخر ہے اپنے بیٹے دی شہادت وہ بچہ ہی لیکدا ہی. میرے 4 بیٹی ہیں, وہ میرے پہلے نمبر تے آئی. میرے 3 ہی وہ بھی حاضر ہیں پاکستان واسطے, یہ ملک دی خاطر قربانی دیون واسطے تیار. والدین کو جو ہے اپنے بیٹے کی شہادت پر جہاں فخر ہے, وہیں پر ان کی والدہ کا, شہید کی والدہ کا یہی کہنا ہے کہ ان کے 4 بیٹے ہیں. اب 3 بیٹے جو ہیں وہ بھی ملک اور قوم کی حفاظت اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ان کے بھائی سے بھی بات کرتے ہیں. فرحان بھائی بتائیں گے کتنا جذبہ ہے آپ کا ملک کی خدمت کے لیے؟ دیکھیں, پاک فوج جیسے میرا بھائی پاک فوج میں شمولیت اختیار کی تھی, تو جب وہ ماہ رمضان میں آیا تھا تو لاسٹ ٹائم تو اس نے کہا تھا کہ میں شہید ہو کر واپس آؤں گا. تو دوستوں میں بات کر رہا تو سب نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بعد میں 2 ہفتے گزرنے کے بعد میرا بھائی شہید ہو گیا. تو مجھے اس بات پر فخر ہے اور ہم حاضر ہیں اپنے ملک کی قربانی کے لیے, کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور ہمیں پاک فوج اور پاکستان پر فخر ہے. جی بالکل, پاک فوج اور پاکستان پر فخر کیا جا رہا ہے. اس بات کا یقیناً ہر مسلمان, ہر پاکستانی شہری اس بات کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنا ان کے لیے جہاں پر اعزاز کی بات ہے وہاں پر ان کی ذمہ داری بھی, اور تمام تر جو لوگ ہیں یہ شہید کی فیملی بھی آج اپنے بیٹے کی شہادت پر جہاں فخر کر رہی ہے وہیں پر ان کی قربانیوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. پاک فوج کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کسی وقت ہمیں ہماری ضرورت بھی ملک کے لیے ہوتی ہے تو ہم بھی ہر وقت حاضر ہیں. بھائی کی شہادت پر فخر ہے. بہت شکریہ زاہد سرفراز, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.